अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा में से पढ़ेंगे तीसरा पाठ, जिसका उन्वान है सफ़र का साथी और सिरदर्द। परिचय में बताया है राम नारायण उपाध्याय इनके लेखक है। परिचय में बताया है जन्म 1918 खंडवा यानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए। परिचय: पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार हैं। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपकी व्यंग्य, ललित, निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। अब है प्रमुख कृतियाँ: बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, ये व्यंग्य संग्रह है। मृग के छौने, ये निबंध संग्रह है। हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़ियाँ, ये लोक साहित्य है। जिन्हें भूल न सका, ये संस्मरण है। अब है गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिना मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य कसा है। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं पाठ क्रमांक 3, सफ़र का साथी और सिरदर्द। अपने पाठ के शुरू में ही लेखक राम नारायण उपाध्याय जी कहते हैं, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते जाने, और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर कहते हैं कि यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगता है कि वो मेरी निगाहें चुरा रहा है, मतलब मेरी निगाहों को पढ़ रहा है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर मैं मुस्कुराता हूँ, किसे देखकर मैं नाक भौं सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों के अंतरंग का साथी है। तो इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कहते हैं कि कभी कभी जब रेल की खिड़की से झांककर मैं दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्यास्त या सूर्योदय, और अगर मेरे बगल में कोई साथी बैठा है तो इतना अच्छा दृश्य देखने में वह साथी खंडित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूर्यास्त या सूर्योदय का दृश्य देखने के दौरान रेल एक गुफा के अंदर चली गई है। चारों तरफ अंधेरा छा गया है और फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे अपने साथ कोई मेरा सहयात्री बने, ये मुझे पसंद नहीं है। फिर कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन ऊंचे आकाश में परिंदों के साथ आकाश की गहराई नापने का दिल चाहता है, लेकिन कभी फिर ऐसा होता है कि मेरा साथी मुझे टोक देता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर कहते हैं कि मुझे बस की यात्रा करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी से, बाजू वाले जो हमारा सहयात्री है, उससे बात करना चाहें तो वो हमारी बात का सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देकर बाहर की ओर देखने लगता है। और कभी ये भी होता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहें, लेकिन हमारा बाजू वाला जो सहयात्री होता है वो हमसे इतने सवाल करता है, इतनी बातें करता है कि हमें उसकी बातों को सुनना ही पड़ता है। और अलग कब होते हैं, उनकी बात कब ख़त्म होती है, जब हम या उनमें से कोई एक उतर ना जाए, तब तक उनकी बात लगातार चलती ही रहती है और हमें ना चाहते हुए भी उनकी बातों को सुनना पड़ता है। फिर ये कहते हैं कि मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना अच्छा लगता है, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन ऐसे मानव के समान है जो अपने जैसे आदमियों से बात ना करते हुए अपने से ऊंचे लोगों से बात करती है। लेकिन जो एक्सप्रेस होती है वो दूर से ही स्टेशन को देखकर रुक जाती है, धीमे होकर रुक जाती है, छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है, और मानो ऐसा लगता है कि अपने हृदय में वो तमाम जो यात्री हैं उन सबको समो लेना चाहती है। फिर उसके बाद जब गाड़ी छूटने का समय होता है
तो गाड़ी पहले धीरे से खिसकती है और फिर जिस तरह से हम अपने किसी दोस्त से विदा लेते हैं उस तरह से ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो धीमे 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 करके आगे बढ़ती है। फिर वही कहते हैं कि अपने को तो भाई रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से हम डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें नसीब नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव बताए हैं। कह रहे हैं कि एक मर्तबा जब मैं किसी ट्रेन में जैसे ही डिब्बे के अंदर पहुंचा, मैंने अपनी सीट के ऊपर देखा, वो मेरा नंबर था वहाँ पर। मैंने जैसे ही अपना थैला, अपनी जो चीज़ें हैं वो सीट पर रखी, मेरे सामने वाला जो सहयात्री था उसने फ़ौरन मेरे झोले में देखा, उसे समाचार पत्र दिखाई दे रहा था। तो उसने मुझसे पूछा, भाई साहब क्या मैं आपका समाचार पत्र पढ़ सकता हूँ? तो मेरे जवाब देने से पहले ही उचक कर उसने समाचार पत्र ले लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक पढ़ता रहा। फिर जब उसका दिल ऊब गया तो फिर उसी समाचार पत्र को उसने बेतरतीबी से ऐसे फोल्ड किया, मोड़ा और किसी दूसरे सहयात्री की तरफ बढ़ा दिया। तो अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे मानो वो समाचार पत्र मैंने नहीं ख़रीदा है, बल्कि उन्होंने ख़रीदा है जिसने वो समाचार पत्र किसी और की तरफ बढ़ा दिया। फिर और व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि समाचार पत्र के कई सारे उपयोग होते हैं। तो कौन कौन से उपयोग हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, समाचार पत्रों से अपनी सीट को झाड़ते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपने सामने समाचार पत्र को फैला लेते हैं, उसके ऊपर अपने खाने का डब्बा रखते हैं और फिर उसको खाना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी जो सीट है वो ख़राब ना हो। फिर वो ये कहते हैं कि मेरा जो समाचार पत्र है, मैं ये देख रहा हूँ कि उसका पन्ना नंबर 1 किसी एक यात्री के पास चला गया, पन्ना नंबर 3 किसी दूसरे यात्री के पास चला गया, पन्ना नंबर 5 किसी तीसरे यात्री के पास चला गया। इस तरह जो मेरे समाचार पत्र अखबार के पन्ने थे वो पूरे डिब्बे में सब लोगों के पास चले गए, लेकिन मेरे पास आ ही नहीं पाया। तो इन सब बातों से परेशान होकर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मैं टेक लगा लूं और अपनी आंखें बंद कर लूं, थोड़ा मुझे सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन उनका जो सही यात्री होता है वो अब ये देखता है कि मेरा जो साथी है वो टेक लगाकर आंखें बंद करना चाहता है, तो उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब आपको कहाँ उतरना है? भाई साहब आप भोपाल में कहाँ पर काम करते हैं? आप भोपाल में कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से आप रिक्शा ले लेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, वहाँ से ट्रेन ले लेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मतलब ऐसा कि उन्हें लगातार सवालात करता रहता है और जो हमारे लेखक हैं वो उनके सवालों से परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया है कि अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी हमारा सहभागी हो जाए तो फिर तो और परेशानी होती है, क्योंकि पूरा टाइम वो फिर ये बताता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कितने प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितने बजे वहाँ से छूटेगी, कौन सी ट्रेन कितनी तेज़ी से चलेगी या कौन सी ट्रेन कितनी धीमी रफ्तार से चलेगी, ठीक है, या कौन सी ट्रेन जो है उसके आने का समय अगर इतना है और गार्ड ने झंडी नहीं दिखाई तो वो ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी और हम अपने घर जो है वो वापस रात को नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह बहुत सारी बातें जो ट्रेन से ही संबंधित होती हैं वो लगातार अपने सहयात्रियों को सुनाने लगते हैं। फिर वो अपना अनुभव और बताते हुए कहते हैं कि एक मर्तबा एक जो यात्री था वो लेखक जो हैं उनसे प्रश्न करता है, भाई साहब 10 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? तो अब यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहते हैं, मतलब अपने मन में सोचते हैं कि 10 बजे वाली ट्रेन तो 10 बजे ही आएगी ना, हो सकता है 10 बजे से कुछ आगे या कुछ पीछे आ जाए, लेकिन आना तो उसे 10 बजे के करीब ही है। फिर कोई और दूसरा साथी कहता है, अच्छा बताइए भाई साहब छोटी लाइन वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? तो फिर वो अपने मन में ऐसा कहते हैं कि छोटी लाइन वाली ट्रेन तो छोटी लाइन पर ही आएगी, छोटे प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, किसी दूसरी जगह तो वो जाएगी नहीं। तो इस तरह से उन्हें ट्रेन में यात्रा करते हुए अपने सहयात्रियों से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर एक मर्तबा एक और अनुभव वो ये बताते हैं कि कोई साथी होता है, वो उससे कहता है कि भाई साहब जिन्होंने टिकट नहीं ली है तो उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? तो वो अपने साथी से कहते हैं कि भाई साहब एक मर्तबा यही सवाल मैंने भी किसी दूसरे यात्री से कर लिया था, जब से अब तक मैं यहीं बैठा हूँ और लोगों को बताता हूँ कि जिन्होंने टिकट नहीं लिया है उनके बाहर जाने का रास्ता
उस तरफ का है। फिर वही उनके जो सहयात्री है वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई साहब बताइए, आपने आरक्षण करवाया है या टिकट लिया है? तो लेखक कहते हैं कि मुझे तो आरक्षण करवाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उससे हमारी सीट जो है वो हमारी अपनी हो जाती है, कोई उस पर बैठता नहीं है। तो सहयात्री कहते हैं कि अरे भाई साहब, आरक्षण करवाने में तो कितने सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हमें एक सीट मिलती है। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि एक बार में ही प्लेटफॉर्म पर आ जाता हूँ, टिकट ख़रीदता हूँ और फिर ट्रेन में जाकर बैठ जाता हूँ। मुझे आरक्षण करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुसाफिर बिना आरक्षण किए, बिना रिजर्वेशन किए, बिना टिकट लिए डब्बे में सवार होता है और उसी वक्त कंडक्टर या टिकट चेकर जो है वो ट्रेन में आता है, जिन्होंने आरक्षण करवाया है वो तो अपनी जेब से आरक्षण निकाल कर बता देते हैं। तो जो कंडक्टर होता है वो टीसी जो होता है वो बस ऐसे ऐसे सरसरी नज़र डालता है और फ़ौरन उसको वापस कर देता है कि आपने तो आरक्षण करवाया है, तो मैं क्या इससे देखूं? अगर आप आरक्षण नहीं करवाते तब मैं आपको देखता। तो फिर ये कहते हैं कि जिन्होंने आरक्षण नहीं करवाया होता है, तो जो कंडक्टर होता है वो आँखों ही आँखों में उससे कुछ बातें करता है, मानो उससे पूछ रहा हो आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ उतरना है। तो कुछ पैसे दे दिलाकर वो क्या करता है, उसका जो टिकट है वो कंफर्म कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जिस तरह से लिखा हुआ होता है कि रेल जो है वो आपकी अपनी संपत्ति है, ठीक है, जनता की संपत्ति है। उसके पीछे की तरफ एक और ऐसा वाक्य लिखा हुआ होता है कि जो भारतीय रेल है वो कंडक्टर की संपत्ति है, मतलब कंडक्टर जिसे चाहे बिठा दे, जिसे चाहे ट्रेन से उतार दे। फिर उसके बाद बताते हैं कि शाम हो चली थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से सारे यात्री अपना अपना बिस्तर होल्डॉल खोलकर सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने भी सोने की तैयारी करनी शुरू की। तो मैंने अपने झोले में से सिरदर्द की एक गोली निकाली और फिर उस गोली को खा लिया और जैसे ही लेटने लगा तो मेरे जो सही यात्री वो पूछते हैं कि आपको सिरदर्द हो रहा है? तो यात्री कहते हैं कि हाँ मुझे हो रहा है। तो कहते हैं कि अरे भाई साहब, ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हो? ये जो गोलियां हैं यही तो रिएक्शन कर जाती है जिसकी वजह से हमें सिरदर्द होता है। फिर कहते हैं कि आपने पूरी कचौड़ी खाई थी? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि अरे भाई साहब, ये जो रेल के ठेकेदार होते हैं वो इतने चालबाज होते हैं कि एक दिन बासी की जो पूरी कचौड़ी होती है वो भी गरम गरम तेल में डाल देते हैं और फिर मुसाफिरों से, यात्रियों से कहते कि देखो हाथ लगाकर अब देख लो, एकदम ताज़ा है, एकदम गर्म है। हम ये तो देखने नहीं जाते ना कि वो कितने दिन, एक दिन पहले की पुरानी है या नहीं है। फिर कहते हैं कि मैं तो अपने साथ पराठे लेकर निकलता हूँ, मेरा कोई दूसरा साथी जो है अगर वो भी पराठा उसने लाया है तो हम दोनों आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। फिर पूछते हैं कि अच्छा, आपकी ये जो सिरदर्द की परेशानी है क्या ये आपकी विरासती है? यहाँ पर लिखा है पौत्रिक, पौत्रिक मतलब विरासती है, या आपके घर में भी और किसी को है? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भाई साहब, मेरे घर में सब लोगों के पास सिर है, तो सिर दर्द होना तो लाजमी बात है ना, अनिवार्य है। सिर है तो कभी ना कभी तो सिर दर्द होगा ही। फिर आखिर में वो ये कहते हैं, ऐसा अपने अनुभव बता रहे हैं कि रेल की यात्रा करते समय मैं अपने सिर दर्द से इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ हूँ जितना दर्द सिर से परेशान हुआ हूँ। तो दर्द सिर यहाँ पर वो अपने सहयात्रियों को कहते हैं, क्योंकि वो लगातार उनको परेशान करते चले जाते हैं और हर यात्रा में उनको कुछ ऐसा बुरा अनुभव होता है कि वो उसे अपने साथियों पर बता भी नहीं चाहते। तो इस तरह यहाँ पर ये जो लेखक हैं, ये राम नारायण उपाध्याय जी, ये कह रहे हैं कि जब भी हमें रेल का सफ़र करना पड़े तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रमांक 3, सफ़र का साथी और सिरदर्द। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ का सारांश समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे अपने दूसरों के साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ में हमें भी याद रखिए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।